अध्याय 9। छिपने की जगह। हर चीज धुंधली और धीमी लग रही थी। हैरी और हरमाइनी उछलकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी छड़ियां निकाल ली। कई लोगों को अब जाकर यह एहसास हो रहा था कि कोई चीज हो गई है। लोगों के सिर चांदी जैसे सफेद वन बिलाव के ओझल होते समय भी उसकी ओर घूम रहे थे। जहां पितृदेव उतरा था, वहां से खामोशी ठंडी लहरों में फैलने लगी। फिर कोई चीखा। हैरी और हरमाइनी तेजी से दहशतजदा भीड़ में शामिल हो गए। मेहमान सभी दिशाओं में भाग रहे थे। कई अंतर्ध्यान हो रहे थे। रॉन के घर पर लगे सुरक्षात्मक समूहन टूट चुके थे। रॉन! हरमाइनी चिल्लाई। रॉन, तुम कहाँ हो? जब उन्होंने धक्का मारकर डांस फ्लोर की तरफ रास्ता बनाया, तो हैरी ने भीड़ में चोगे वाली नकाबपोश आकृतियों को प्रकट होते देखा। फिर उसने ल्यूपिन और टोंग्स को छड़ी उठाकर रक्षा कवच चिल्लाते सुना। यह आवाज सभी तरफ गूंज गई। रॉन! रॉन! हरमाइनी ने कहा, और वो थोड़ी सुबकने लगी जब आतंकित मेहमानों ने उसे और हैरी को धक्का मारकर दबा दिया। अलग होने से बचने के लिए हैरी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जब उनके सिर के ऊपर से एक रोशनी की लकीर घर्र करती हुई निकली। वह नहीं जानता था कि यह सुरक्षात्मक सम्मोहन था या कोई बुरी चीज थी। और तभी रॉन वहां आ गया। उसने हरमाइनी का खाली हाथ पकड़ लिया। हैरी ने महसूस किया कि हरमाइनी उसी जगह पर घूम गई। आवाजें थम गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। वह सिर्फ हरमाइनी के हाथ को महसूस कर सकता था। जब वह स्थान और समय के भवंडर में घूमता हुआ रॉन के घर से दूर जाने लगा, उतरते प्राण पक्षियों से दूर, शायद वोल्डेमॉर्ट से भी दूर। हम कहाँ हैं? रॉन की आवाज आई। हैरी ने आंखें खोली। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वे शादी वाली जगह पर ही थे। अभी भी उनके आसपास बहुत सारे लोग थे। टोटेनहैम कोर्ट रोड। हरमाइनी हांफते हुए बोली। चलते रहो, बस चलते रहो। हमें कोई ऐसी जगह खोजनी होगी जहां तुम कपड़े बदल सको। हैरी ने उसकी बात मान ली। वे उस चौड़ी अंधेरी सड़क पर आधे चले आधे भागे। वहां पर देर रात को मौज मस्ती करने वाले लोगों की भीड़ थी और दोनों तरफ की दुकानें बंद हो चुकी थी। उनके ऊपर सितारे टिमटिमा रहे थे। एक डबल डेकर बस करीब से निकल गई और शराब खाने जाने वाले लोगों के समूह ने उनकी तरफ घूरा। जब वे पास से निकले, हैरी और रॉन अब भी ड्रेस दुशाले पहने थे। हरमाइनी, हमारे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं है, रॉन ने उससे कहा, जब एक युवती उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मैंने अपने पास अदृश्य चोगा क्यों नहीं रखा? हैरी ने कहा और अपनी मूर्खता पर मन ही मन खुद को कोसने लगा। पिछले साल मैं हर वक्त उसे अपने साथ रखता था और चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास चोगा है, मेरे पास तुम दोनों के कपड़े हैं। हरमाइनी ने कहा, बस सहज बनने का नाटक करो जब तक कि हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। वो उन्हें एक बगल वाली सड़क पर ले गई, जहां से वे एक अंधेरी गली में पहुंच गए। जब तुम कहती हो कि तुम्हारे पास चोगा और कपड़े हैं, हैरी ने कहा और हरमाइनी को त्योरियां चढ़ाकर देखा, जिसके पास उसके छोटे हैंडबैग के सिवाय कुछ नहीं था, जिसके अंदर वह इस समय टटोल रही थी। हाँ, ये रहे, हरमाइनी ने कहा। हैरी और रॉन दंग रह गए जब उसने उस बैग में से जीन्स, शर्ट और कुछ गहरे लाल रंग के मोजे और आखिरकार चांदी जैसा अदृश्य चोगा बाहर निकाला। आखिर तुमने कैसे? अटूट विस्तार सम्मोहन, हरमाइनी ने कहा। मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है मैंने इसे ठीक तरह से किया है। खैर, मैंने इसमें जरूरत की हर चीज रख ली है। उसने नाजुक से दिखने वाले बैग को थोड़ा हिलाया। अंदर बहुत सी भारी चीजों के टकराने की आवाज गूंजी। ओह, ये पुस्तकें होंगी, उसने उसके अंदर झांकते हुए कहा। और मैंने उन सभी को विषय के हिसाब से जमाया था। ओह, ठीक है। हैरी, बेहतर होगा कि तुम अदृश्य चोगा ओढ़ लो। रॉन, जल्दी करो, कपड़े बदल लो। तुमने ये सब काम किया कब? हैरी ने पूछा जब रॉन ने अपने दुशाले उतारे। मैंने तुम्हें रॉन के घर बताया तो था। जानते हो, मैंने कई दिनों से जरूरत के सामान पैक कर रखा था, ताकि अगर हमें तत्काल भागना पड़े तो काम आए। हैरी, मैंने आज सुबह ही तुम्हारे कपड़े बदलने के बाद तुम्हारा बैग पैक करके इसमें रख लिया था। न जाने क्यों मुझे लगा था। तुम कमाल की हो, सचमुच, रॉन ने उसे अपने दुशाले थमाते हुए कहा। धन्यवाद, हरमाइनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए दुशालों को बैग में रख लिया। हैरी, चोगा ओढ़ लो। हैरी ने अदृश्य चोगे को अपने कंधों पर डाल लिया और उसे सिर के ऊपर तक खींच कर ओझल हो गया। वह अभी अभी यह समझना शुरू कर रहा था कि क्या हुआ था। बाकी लोग, शादी में मौजूद लोग, हम अभी उनके बारे में चिंता नहीं कर सकते, हरमाइनी ने फुसफुसाते हुए कहा।
हैरी, प्राण पक्षी तुम्हारे पीछे पड़े हैं और अगर हम वहां लौट कर गए तो उन सभी को और भी ज्यादा खतरे में डाल देंगे। वह सही कह रही है, रॉन ने कहा, जिसे हैरी का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वह जानता था कि हैरी बहस करने वाला होगा। मायापंछी के समूह के ज्यादातर लोग वहां थे, वे सब संभाल लेंगे। हैरी ने सिर हिलाया, लेकिन तभी उसे याद आया कि वे उसे देख नहीं सकते, इसलिए उसने कह दिया, हाँ। लेकिन फिर उसने जीनी के बारे में सोचा और डर उसके पेट में एसिड की तरह बुलबुले उठाने लगा। हरमाइनी ने कहा, आगे बढ़ो, मुझे लगता है कि हमें चलते रहना चाहिए। वे बगल वाली सड़क से होकर एक बार फिर मुख्य सड़क पर पहुंच गए, जहां दूसरी तरफ फुटपाथ के पार कुछ आदमी गा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। रॉन ने हरमाइनी से पूछा, मैं सिर्फ दिलचस्पी की खातिर पूछ रहा हूँ, तुमने टोटेनहम कोर्ट रोड को ही क्यों चुना? मुझे नहीं पता, यह जगह तो बस यूं ही मेरे दिमाग में आ गई थी। लेकिन मुझे यकीन है कि हम मगलू दुनिया में ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, उन्हें हमारे यहाँ होने की उम्मीद नहीं होगी। सच कहा, रॉन ने चारों तरफ देखते हुए कहा। लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि हम यहाँ थोड़े खुले में हैं? हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह भी कौन सी है? हरमाइनी ने कहा और चिढ़ गई जब सड़क के दूसरी तरफ के लोग उसे देखकर सीटी बजाने लगे। हम रिश्ते कढ़ाई में तो कमरा नहीं ले सकते हैं, है ना? और ग्रिमोल्ड चौक का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि स्नेप वहां घुस सकता है। मुझे लगता है कि हम मेरे माता पिता के घर में रहने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि इस बात की संभावना है कि वे वहां भी जांच कर सकते हैं। ओह, काश वे लोग चुप हो जाते। सुनो डार्लिंग, दूसरी तरफ से फुटपाथ पर सबसे ज्यादा मदमस्त आदमी चिल्ला रहा था, एक गिलास लोगी? लाल बाल वाले को छोड़ दो और हमारे पास आकर मजे करो। चलो चलकर कहीं बैठते हैं, हरमाइनी ने जल्दी से कहा, जब रॉन ने उस आदमी को जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला। देखो, यह ठीक रहेगा, इसके अंदर चलते हैं। यह एक छोटा और गंदा सा दिखने वाला कैफे था, जो रात भर खुला रहता था। सभी टेबलों पर तेल की हल्की परत थी, लेकिन कम से कम कैफे खाली था। हैरी सबसे पहले केबिन में घुसा और रॉन उसके पास हरमाइनी के सामने बैठ गया। कैफे के दरवाजे की तरफ हरमाइनी की पीठ थी और उसे ये बात पसंद नहीं आई। वो इतनी जल्दी जल्दी मुड़कर पीछे देख रही थी, जैसे उसे कोई तकलीफ हो। हैरी को स्थिर रहना पसंद नहीं आया। चलने से यह भ्रम तो था कि उसके पास कोई लक्ष्य है। चौके के अंदर उसे महसूस हुआ कि भेसबदल काढ़े के आखिरी अवशेष खत्म हो रहे हैं। उसके हाथों की लंबाई और आकार सामान्य होने लगा। उसने अपनी जेब में से चश्मा निकालकर पहन लिया। एक दो मिनट बाद रॉन बोला, जानते हो, हम रिश्ती कढ़ाई से ज्यादा दूर नहीं है, चीयरिंग क्रॉस में ही तो है। रॉन, हम ऐसा नहीं कर सकते, हरमाइनी ने तत्काल कहा। वहां ठहरने के लिए नहीं, बल्कि यह पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, वोल्डेमॉर्ट ने मंत्रालय पर कब्जा कर लिया है, इसके अलावा हमें और जानना भी क्या है? ठीक है, मैं तो बस सोच रहा था। उनके बीच एक अटपटी खामोशी छा गई। च्युइंगम चबाती हुई एक वेट्रेस आई और हमाइनी ने उसे दो कॉफी का ऑर्डर दे दिया। चूंकि हैरी अदृश्य था, इसलिए तीसरी कॉफी का ऑर्डर देना अजीब लगता। तभी दो हट्टे कट्टे मजदूर कैफे में आकर उनके अगले केबिन में बैठ गए। हरमाइनी ने अपनी आवाज फुसफुसाहट में बदल ली। मैं कहती हूँ कि हमें अंतर्ध्यान होकर देहाती इलाके में चलने के लिए किसी शांत जगह की जरूरत है। वहां पहुंचने के बाद हम मायापंछी के समूह को संदेश भेज सकते हैं। तो क्या अब तुम बोलने वाला पितृदेव उत्पन्न कर सकती हो? रॉन पूछा। मैंने इसका अभ्यास किया है और मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, हरमाइनी ने कहा। अच्छा, बशर्ते इसके कारण वे मुश्किल में न पड़ जाएं। हालांकि हो सकता है कि अब तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया हो। हे भगवान, यह कॉफी तो बहुत ही बुरी है, रॉन ने आगे कहा, जब उसने झागदार भूरी कॉफी का एक घूंट पिया। वेट्रेस ने रॉन की बात सुन ली और नए ग्राहकों का ऑर्डर लेते जाते समय उसकी तरफ बुरी निगाह से देखा। सुनहरे बालों वाले विशालकाय मजदूर ने हाथ हिलाकर वेट्रेस को दूर भगा दिया। वो बुरा मान गई और घूरने लगी। चलो चलते हैं, मैं इस गटर के पानी को और नहीं पीना चाहता, रॉन ने कहा। हरमाइनी, तुम्हारे पास मगलुओं के पैसे हैं? हाँ, तुम्हारे घर आने से पहले मैंने अपनी बिल्डिंग सोसाइटी की बचत में से पैसे निकाल लिए थे। मैं शर्त लगाती हूँ कि सारी चिल्लर नीचे होगी, हरमाइनी ने आह भरकर कहा और अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों मजदूरों ने भी उसी जैसे हरकत की और हैरी ने बिना कुछ सोचे समझे उनकी नकल की। तीनों की छड़ियां बाहर निकल आईं। रॉन को यह समझने में कुछ सेकंड लग गए कि क्या हो रहा था। उसने टेबल के पार हाथ बढ़ाकर हरमाइनी को उसकी बेंच पर एक तरफ कर दिया। प्राण पक्षियों के मंत्रों की शक्ति से टाइल वाली दीवार उसी जगह पर तड़क गई जहां कुछ समय पहले रॉन का सिर था। हैरी अदृश्य रहते हुए चिल्लाया, स्तब्ध हो।
लाल रोशनी की लहर सुनहरे बालों वाले विशालकाय प्राणपक्षी के चेहरे पर पड़ी। वह बेहोश होकर एक तरफ गिर गया। उसके साथी को पता नहीं था कि यह मंत्र किसने मारा। उसने रॉन पर एक और मंत्र मारा। उसकी छड़ी की नोक से चमकती काली रस्सियां उड़ी, जिन्होंने रॉन को सिर से पैर तक बांध दिया। वेट्रेस चीखती हुई दरवाजे के भीतर भागी। हैरी ने रॉन को बांधने वाले प्राणभक्षी पर स्तब्धीकरण मंत्र मारा, लेकिन मंत्र चूक गया और खिड़की से टकराकर वेट्रेस पर पड़ा, जो दरवाजे के सामने ढेर हो गई। निष्कासितो! प्राणभक्षी गर्जा, और जिस टेबल के पीछे हैरी खड़ा था वह टूट गई। विस्फोट की शक्ति से हैरी दीवार से टकरा गया। उसकी छड़ी उसके हाथ से छूट गई और चोगा फिसल गया। पूर्ण शरीर बंधन! हरमाइनी चीखी, और प्राणभक्षी किसी मूर्ति की तरह जमीन पर कप, प्लेट, टेबल और कॉफी के मलबे पर धम से गिर गया। हरमाइनी बेंच के नीचे से रेंग कर बाहर निकली। उसने अपने बालों से एस्ट्रे के कांच के टुकड़े हिलाकर हटाए। वो पूरी तरह कांप रही थी। वि विभक्तो! उसने रॉन की तरफ छड़ी तानते हुए कहा। रॉन दर्द से बुरी तरह चिहाड़ा जब उसकी जींस के घुटने पर गहरा घाव हो गया। ओह, मुझे अफसोस है रॉन, मेरा हाथ हिल रहा था। विभक्तो! रस्सियां टूट कर गिर गई। रॉन उठकर खड़ा हो गया और अपनी बाहें हिलाई ताकि उनके एहसास को लौटाया जा सके। हैरी ने अपनी छड़ी उठा ली और मलबे को लांघता हुआ वहां पहुंचा जहां सुनहरे बालों वाला विशालकाय प्राणभक्षी बेंच पर पसरा हुआ था। उसने कहा, मुझे पहचान जाना चाहिए था। वह डंबलडोर की मौत वाली रात को वही था। फिर उसने सांवले प्राणपक्षी को पैर से ठोकर मारकर उसका चेहरा ऊपर किया। उस आदमी की आंखें तेजी से हैरी, रॉन और हर्माइनी के बीच घूमी। यह डोलोहोव है, रॉन ने कहा। मैंने उसका चेहरा उन पोस्टरों में देखा था जो अजगबान से उनके फरार होने पर लगे थे। मुझे लगता है बड़ा वाला प्राणपक्षी थॉरफिन राउल है। उनके नाम को छोड़ो, हरमाइनी ने बौखला कर कहा। उन्हें हमारा पता कैसे चला? अब हम क्या करेंगे? न जाने क्यों हरमाइनी को दहशत में देखकर हैरी का दिमाग काम करने लगा। दरवाजा लॉक कर दो, उसने हरमाइनी से कहा, और रॉन, बत्तियां बंद कर दो। उसने अवाक डोलोहोव की तरफ देखा और तेजी से सोचने लगा। जब लॉक में क्लिक की आवाज आई और रॉन ने बत्ती बंद यंत्र का इस्तेमाल करके कैफे को अंधेरे में डुबा दिया। हैरी उन आदमियों की आवाज सुन सकता था जिन्होंने कुछ समय पहले हरमाइनी को छेड़ा था और इस वक्त चिल्लाकर किसी दूसरी लड़की को छेड़ रहे थे। हम इन दोनों का क्या करें? रॉन ने अंधेरे में हैरी से फुसफुसाकर पूछा। फिर उसने ज्यादा शांति से आगे कहा, मार डाले? वे हमें मार देते। उन्होंने अभी अभी इसकी कोशिश भी की थी। हरमाइनी कांप कर एक कदम पीछे हट गई। हैरी ने अपना सिर हिलाया। हमें बस उनकी यादें मिटा देनी चाहिए, हैरी ने कहा। यह ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे उन लोगों को पता नहीं चल पाएगा। अगर हम इन्हें मार डालेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम यहाँ पर थे। जैसा तुम कहो, रॉन ने गंभीरता से राहत में कहा। लेकिन मैंने कभी विस्मृति सम्मोहन नहीं किया है। मैंने भी नहीं, हरमाइनी ने कहा। लेकिन मैं इसका तरीका जानती हूँ। उसने एक गहरी, शांत करने वाली सांस ली, फिर अपनी छड़ी डोलोहोव के सिर की तरफ करके बोली, विस्मृतो! तत्काल डोलोव की आंखें भेंगी और सपनीली हो गई। बहुत बढ़िया, हैरी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। दूसरे प्राण पक्षी और वेट्रस के साथ भी यही करो। तब तक रॉन और मैं सब कुछ दोबारा जमा देते हैं। जमा देते हैं? रॉन ने आंशिक रूप से ध्वस्त कैफे को देखते हुए कहा। क्यों? क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जागने पर वे खुद को ऐसी जगह पर देखकर हैरान होंगे जिसे देखकर लगता हो कि यहाँ पर कोई बम गिरा होगा? ओह हाँ, ठीक है। रॉन को जेब से छड़ी निकालने के लिए एक पल तक संघर्ष करना पड़ा। हरमाइनी, कोई हैरानी नहीं है कि मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। तुमने मेरी पुरानी जीन्स पैक कर ली है, ये कस गई है। ओह, मुझे अफसोस है, हरमाइनी ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा। और जब वो वेट्रेस को खिड़कियों से दूर ले जा रही थी तो हैरी ने उसे बड़बड़ाते हुए सुना। वह रॉन को सुझाव दे रही थी कि रॉन को अपनी छड़ी जेब के बजाय कहाँ घुसा लेनी चाहिए थी। जब कैफे पुरानी हालत में आ गया तो उन्होंने प्राणपक्षियों को उनके केबिन तक खींचा और एक दूसरे के सामने बिठा दिया। लेकिन उन्हें हमारा पता कैसे चला? हरमाइनी ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? वह हैरी की ओर मुड़ी। तुम्हें तुम्हें यह तो नहीं लगता कि तुम पर अब भी स्थिति सूचक सम्मोहन है, हैरी? हो ही नहीं सकता, रॉन ने कहा। स्थिति सूचक सम्मोहन 17 साल की उम्र में टूट जाता है। यह जादूगरों का नियम है। इसे बालिग लोगों पर नहीं किया जा सकता। जहां तक तुम्हें मालूम है, हरमाइनी ने कहा। हो सकता है कि प्राणभक्षियों ने इसे 17 साल के बालिग लड़के पर करने का तरीका खोज लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो? लेकिन हैरी पिछले 24 घंटों में एक भी प्राणभक्षी के पास नहीं गया है। उस पर स्थिति सूचक सम्मोहन दोबारा कौन कर सकता है?
हरमाइनी ने जवाब नहीं दिया। हैरी को प्रदूषित संक्रमित होने का एहसास हो रहा था। क्या प्राणभक्षियों ने सचमुच उन्हें इसी तरह खोजा था? अगर स्थिति सूचक सम्मोहन के कारण दुश्मनों को मालूम पड़े बिना मैं जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और तुम भी मेरे आसपास जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसने बोलना शुरू किया। हम अलग अलग नहीं हो रहे हैं, हरमाइनी दृढ़ता से बोली। हमें छिपने की सुरक्षित जगह की जरूरत है, रॉन ने कहा। इससे हमें स्थिति के बारे में सोचने का समय मिलेगा। ग्रिमॉल चौक, हैरी ने कहा। बाकी दोनों की आह निकल गई। नादान मत बनो हैरी, स्नेप वहां आ सकता है। रॉन के डैडी ने कहा था कि उसके खिलाफ मंत्र लगा दिए गए हैं, और अगर मंत्रों ने काम नहीं भी किया, उसने आगे कहा। जब हरमाइनी बहस करने के लिए आतुर दिखी, तो उससे क्या, मैं कसम खाता हूँ मुझे स्नेप से मिलकर बहुत खुशी होगी। लेकिन हरमाइनी, हम और कहाँ जा सकते हैं? हमारे लिए वह सबसे अच्छी जगह है। वहां सिर्फ एक प्राणभक्षी यानी स्नेप आ सकता है। लेकिन अगर मुझ पर अब भी स्थिति सूचक सम्मोहन हुआ, तो हम ग्रिमॉल चौक के अलावा चाहे जहां चले जाएं, प्राणभक्षियों की पूरी फौज हमारे पीछे आ जाएगी। हरमाइनी बहस नहीं कर सकती थी, हालांकि साफ दिख रहा था कि वह करना चाहती थी। जब उसने कैफे के दरवाजे का लॉक खोला, तो रॉन ने बत्ती बंद यंत्र क्लिक करके कैफे की लाइट लौटा दी। फिर हैरी के 3 गिनते ही उन्होंने अपने तीनों शिकारों पर से मंत्र हटा लिए। इससे पहले कि प्राणभक्षी या वेट्रेस हिलने से ज्यादा कुछ कर पाते, हैरी, रॉन और हमाइनी अपनी जगह पर घूमे तथा एक बार फिर दम घुटू अंधेरे में ओझल हो गए। कुछ सेकंड बाद हैरी के फेफड़े कृतज्ञता से फैल गए और उसने अपनी आंखें खोल ली। वे अब एक जाने पहचाने छोटे और गंदे चौक के बीचों बीच खड़े थे। हर तरफ ऊंचे जर्जर मकान नजर आ रहे थे। उन्हें मकान नंबर 12 भी नजर आ रहा था, क्योंकि इसके रहस्य रक्षक डंबलडोर ने उन्हें इसके बारे में बताया था। वे इसकी ओर भागे। हर कुछ गज दूर जाने के बाद वे रुककर ये जांच कर लेते थे कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है या देख तो नहीं रहा है। वे पत्थर की सीढ़ियों पर भागे और हैरी ने सामने वाले दरवाजे पर छड़ी से दस्तक दी। उन्हें क्लिक की आवाज और जंजीर की खड़खड़ सुनाई दी। फिर दरवाजा चर की आवाज के साथ खुल गया और वे चौखट लांग कर तेजी से अंदर चले गए। जब हैरी ने दरवाजा बंद कर दिया, तो पुराने जमाने की गैस बत्तियां जल उठीं और हॉल की ओर जाने वाले रास्ते में कांपती रोशनी फेंकने लगी। सब कुछ वैसा ही था जैसा हैरी को याद था। अजीब सा, जालो भरा। दीवार पर घरेलू जिन्नों के सिरों के आकृतियां थी, जो सीढ़ियों पर अजीब सी छायाएं फेंक रही थी। लंबे गहरे रंग के पर्दे सीरियस की माँ की तस्वीर को छिपाए थे। सिर्फ एक ही चीज जगह पर नहीं थी, और वह था दैत्य के पैर वाला छाता स्टैंड, जो एक तरफ पड़ा था, जैसे टोंक्स ने उसे अभी अभी गिराया हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई आया था, हरमाइनी ने उसकी ओर इशारा करते हुए फुसफुसाकर कहा। यह मायापंछी के समूह के जाने के बाद हुआ होगा, रॉन ने बुदबुदा कर कहा। स्नेप के खिलाफ लगाए मंत्र कहाँ है? हैरी ने पूछा। शायद वे उसके आने पर ही सक्रिय होते होंगे, रॉन ने सुझाव दिया। बहरहाल मकान के ज्यादा अंदर जाने में वे घबरा रहे थे, इसलिए वे दरवाजे की तरफ पीठ करके डोरमैट पर ही खड़े रहे। हैरी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, हम यहाँ हमेशा तो खड़े नहीं रह सकते। सीरियस स्नेप, बावरिन एंड मूडी की आवाज अंधेरे में फुसफुसाती हुई आई, जिससे वे तीनों डर के मारे पीछे उछल पड़े। हम स्नेप नहीं हैं, हैरी चिल्लाया, लेकिन तभी कोई चीज ठंडी हवा के झोंके की तरह आई और उसकी जीभ पीछे की तरफ घूम गई, जिससे उसके लिए बोलना असंभव हो गया। इससे पहले कि उसे अपने मुंह के भीतर महसूस करने का समय मिल पाता, उसकी जीभ दोबारा सामान्य हो गई। लगता था बाकी दोनों को भी यही अप्रिय अनुभूति हुई थी। रॉन अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। हरमाइनी ने हकलाते हुए कहा, यह वह अजीब बंधन शाप होगा जो मावरिन ने स्नेप के लिए लगाया होगा। हैरी ने झिझकते हुए एक और कदम आगे बढ़ाया। हॉल के सिरे पर अंधेरे में कोई चीज हिली, और इससे पहले कि उनमें से कोई भी कुछ बोल पाए, एक आकृति दरी पर से उठी, ऊंची धूल के रंग की और भयंकर। हरमाइनी चीख उठी और मिसेस ब्लैक भी, क्योंकि अब पर्दे खुल गए थे। भूरी आकृति तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। उसके कमर तक लंबे बाल और दाढ़ी पीछे लहरा रहे थे। उसका चेहरा धसा हुआ और मांस विहीन था। आंखों में पुतलियां नहीं थी। बहुत जाना पहचाना लेकिन भयंकर रूप से बदला हुआ चेहरा। उसने एक पतली बांह उठाई और हैरी की तरफ इशारा किया। नहीं, हैरी चिल्लाया, और हालांकि उसने अपनी छड़ी उठा ली थी, लेकिन उसके दिमाग में कोई मंत्र नहीं आया। नहीं, यह हमने नहीं किया था, हमने आपको नहीं मारा था।
मारा शब्द पर आकृति में विस्फोट हुआ और यह धूल के बादल में बदल गई। हैरी खांस रहा था और उसकी आंखों में पानी आ रहा था। उसने देखा कि हरमाइनी दरवाजे के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई थी और उसने अपने हाथ सिर के ऊपर रख लिए थे। रॉन सिर से पैर तक कांप रहा था और अजीब तरीके से हरमाइनी का कंधा थपथपा रहा था। सब कुछ ठीक ठीक है, आकृति चली गई है। गैस बत्ती की नीली रोशनी में धूल हैरी के चारों तरफ धुंध की तरह उमड़ती रही, जबकि मिसेस ब्लैक चीखती रही, बच्चा तो कीचड़ के कीड़ों, अपमान के धब्बों, मेरे पुरखों के मकान पर शन की कालीख। चुप रहो, हैरी गरजा और उसने अपनी छड़ी उस ओर कर दी। धमाके और लाल रोशनियों के विस्फोट के बाद पर्दे दोबारा लग गए, जिससे मिसेस ब्लैक का मुंह बंद हो गया। यह तो, हरमाइनी ने सुबकते हुए कहा जब रॉन ने उसे उठाकर खड़ा किया। हाँ, हैरी ने कहा, लेकिन ये असली डंबलडोर नहीं थे, है ना? यह तो बस स्नेप को डराने के लिए था। हैरी सोच रहा था कि क्या इंतजाम सफल हुआ होगा या फिर स्नेप ने इस भयंकर आकृति को भी विस्फोट करके उसी तरह हटा दिया होगा जिस तरह उसने असली डंबलडोर को मारा था। जब वह बाकी दोनों के साथ हॉल में पहुंचा तब भी उसके शरीर में सनसनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद अब कोई नई डरावनी चीज आएगी, लेकिन एक चूहे के अलावा कुछ नहीं था जो एक कोने में भाग रहा था। मुझे लगता है कि आगे जाने से पहले हमें जांच कर लेनी चाहिए, हरमानी फुसफुसाई और अपनी छड़ी उठाकर बोली। मानव प्रकटो, कुछ नहीं हुआ। देखो, तुम्हें बहुत सदमा लगा है, रॉन ने दयालुता से कहा। वैसे इससे क्या होना चाहिए था? इससे वही हुआ जो मैं करवाना चाहती थी, हरमाइनी ने थोड़ी चिढ़ के साथ कहा। यह मानव उपस्थिति को प्रकट करने वाला मंत्र था और यहाँ हमारे सिवाय कोई नहीं है। धूल की उस आकृति के सिवाय, रॉन ने दरी के उस टुकड़े की ओर देखते हुए कहा जहां से लाश जैसी आकृति प्रकट हुई थी। हरमाइनी ने पुरानी गैस बत्तियों को जलाने के लिए अपनी छड़ी लहराई। फिर उस ठंडे कमरे में थोड़ा कांपते हुए वह सोफे पर बैठ गई। उसने अपने हाथ कसकर सीने पर बांध लिए। रॉन खिड़की के पास गया और मखमल के भारी पर्दे को 1 इंच सरका दिया। बाहर कोई नहीं दिख रहा है, उसने कहा। अगर हैरी पर अब भी स्थिति सूचक सम्मोहन होता तो वे हमारे पीछे यहाँ तक आ गए होते। मैं जानता हूँ कि वे घर के अंदर नहीं आ सकते हैं, लेकिन क्या हुआ हैरी? हैरी के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसका निशान एक बार फिर जलने लगा था। कोई चीज उसके दिमाग में कौंधी, जिस तरह पानी पर चमकीली रोशनी कौंधती है। उसने एक बड़ी छाया देखी और आवेश महसूस किया जो उसका नहीं था। यह आवेश किसी बिजली के झटके की तरह उसके शरीर में होता हुआ चला गया। तुमने क्या देखा? रॉन ने हैरी के पास आते हुए पूछा। क्या तुमने उसे हमारे घर में देखा? नहीं, मैंने बस गुस्सा महसूस किया। वो सचमुच बहुत नाराज है। लेकिन वह तो मेरे घर में भी हो सकता है, रॉन ने जोर से कहा। और कहाँ होगा? तुमने कुछ देखा नहीं? क्या वो किसी को शाप दे रहा था? नहीं, मैंने बस गुस्सा महसूस किया, मैं कुछ नहीं बता सकता। हैरी दुविधा में था और परेशान महसूस कर रहा था। हरमाइनी ने कोई मदद नहीं की जब उसने थोड़ी डरी आवाज में कहा, एक बार फिर तुम्हारा निशान, लेकिन हो क्या रहा है? मुझे तो लगा था कि ये सब खत्म हो गया था। यह खत्म हो गया था, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, हैरी बुदबुदाया। उसका निशान अब भी दर्द कर रहा था, जिससे उसे एकाग्रता कायम रखने में मुश्किल आई। मैं सोचता हूँ कि जब भी वह नियंत्रण खोता है तो ये संबंध जुड़ जाता है जैसा पहले होता था। तब तो तुम्हें अपने दिमाग को बंद कर लेना चाहिए, हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा। हैरी, डंबलडोर नहीं चाहते थे कि तुम उस संबंध का इस्तेमाल करो। वे चाहते थे कि तुम इसे बंद कर दो, इसलिए उन्होंने तुम्हें गुप्त विद्या सिखाई थी। वरना वोल्डेमॉर्ट तुम्हारे दिमाग में झूठी छवियां डाल सकता है, याद है? हाँ, मुझे याद है, धन्यवाद, हैरी ने दांत भींचते हुए कहा। उसे हरमाइनी के बताने की जरूरत नहीं थी कि वोल्डेमॉर्ट ने उनके बीच के इसी संबंध का इस्तेमाल करके एक बार हैरी को जाल में फंसाया था। न ही यह कि इसी वजह से सीरियस की मौत हुई थी। उसकी इच्छा हुई कि काश उसने उन्हें यह नहीं बताया होता कि उसने क्या देखा और महसूस किया था। इससे तो वोल्डेमॉर्ट और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता था, जैसे वो कमरे की खिड़की पर ही चेहरा सटाए हो। उसके निशान का दर्द बढ़ रहा था और वह इससे संघर्ष कर रहा था। यह उल्टी करने की इच्छा को रोकने जैसा था। उसने रॉन और हर्माइनी की ओर पीठ घुमा ली तथा दीवार पर ब्लैक वंश वृक्ष की पुरानी दीवार दरी को देखने का नाटक करने लगा। तभी हर्माइनी चीख उठी। हैरी ने दोबारा अपनी छड़ी निकाली और घूम गया। उसने देखा कि ड्राइंग रूम की खिड़की से चांदी जैसे रंग का पितृदेव अंदर आया और उनके बीच में फर्श पर उतर गया, जहां यह नेवले में बदल गया और रॉन के पिता की आवाज में बोला, परिवार सुरक्षित है, जवाब मत देना, हमारी निगरानी हो रही है।
पितृदेव हवा में घुल गया। रॉन ने सुटकी और करहा के बीच की आवाज निकाली तथा घुर्राते हुए सोफे पर गिर गया। हरमाइनी भी उसके पास पहुंच गई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वे सब ठीक है, वे सब ठीक है, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा। रॉन थोड़ा हंसा और उसे गले लगा लिया। हैरी, उसने हरमाइनी के कंधे के ऊपर से कहा। मैं कोई दिक्कत नहीं है, हैरी ने कहा, हालांकि सिर के दर्द से उसे मतली जैसी आ रही थी। जाहिर है तुम्हें अपने परिवार की चिंता होनी ही चाहिए, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता। उसने जिनी के बारे में सोचा। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। उसके निशान का दर्द चरम सीमा पर पहुंच रहा था और उतनी ही बुरी तरह जल रहा था जितनी बुरी तरह रॉन के घर के बगीचे में जला था। उसने हरमाइनी को अस्पष्टता से कहते सुना, मैं अब अकेली नहीं रहना चाहती। क्या हम अपनी स्लीपिंग बैग्स में आज रात को ही यहीं सो सकते हैं? उसने रॉन को हाँ कहते सुना। हैरी अब दर्द से ज्यादा देर तक नहीं जूझ सकता था। उसे हार माननी ही पड़ी। बाथरूम, उसने बुदबुदा कर कहा और भागे बिना जितनी तेजी से हो सकता था कमरे से बाहर चल दिया। उसने मुश्किल से यह काम किया। उसने कांपते हाथों से अपने पीछे दरवाजे की सांकल लगाई, फिर अपने दुखते हुए सिर को पकड़कर वह फर्श पर गिर गया। इसके बाद दर्द के विस्फोट में उसने उस गुस्से को महसूस किया जो उसका नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा पर हावी था। उसने एक लंबा कमरा देखा जिसमें सिर्फ आग की रोशनी थी और फर्श पर बड़ा सुनहरे बालों वाला प्राणपक्षी पड़ा पड़ा चीख और तड़प रहा था। उसके पास एक दुबली आकृति खड़ी थी। उसने छड़ी उठाई और हैरी तीखी ठंडी बेरहम आवाज में बोला, राहुल, और करे या फिर हम इसे खत्म कर दें और तुम्हें नगीनी को खिला दें। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को यकीन नहीं है कि वे तुम्हें इस बार माफ करेंगे। तुमने मुझे इसके लिए बुलाया, यह बताने के लिए कि हैरी पॉटर एक बार फिर बच निकला है। ड्रेको, राहुल को हमारी अप्रसन्नता का स्वाद चखाओ। करो, वरना तुम खुद मेरे गुस्से का शिकार बन जाओगे। आग में एक लट्ठा गिरा। लपटें ऊंची हो गई। उनकी रोशनी एक दहशतजदा नुकीले सफेद चेहरे पर पड़ी। गहरे पानी से निकलने के एहसास के साथ हैरी ने कपकपाती सांस ली और अपनी आंखें खोली। वो काले संगमरमर के ठंडे फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी नाक चांदी के सांप की पूंछ से कुछ इंच दूर थी, जो बड़े बाथटब को सहारा दे रही थी। वो बैठ गया। मेल्फॉय का दुबला पतला दहशत भरा चेहरा उसकी आंखों के अंदर जैसे जम सा गया था। हैरी ने जो देखा था उससे उसे मतली आने लगी। वोल्डेमॉर्ट ड्रेको का किस तरह इस्तेमाल कर रहा था। दरवाजे पर एक तीखी दस्तक हुई और हैरी उछल पड़ा जब हरमाइनी की आवाज आई। हैरी, तुम्हें अपना टूथब्रश चाहिए? मैं उसे लेकर आई हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, उसने अपनी आवाज को सामान्य बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए कहा और सांकल खोलने के लिए खड़ा हो गया।